जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। मैं राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर, आज नए टॉपिक के साथ। आज अपना टॉपिक होगा कि कल बेटा मैंने पढ़ाया था आपको एलिमेंट्री केनॉल, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनॉल। अब बेटा उसमें अब आगे पढ़ेंगे। ठीक, मैंने आपको बक्कल कैविटी पढ़ा दिया था, माउथ पढ़ाया था, टंग पढ़ाया था। ठीक, फिर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल पढ़ाया था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा, आज अपना टॉपिक होगा फेरिंग्स। ठीक, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा कौन सा टॉपिक, फेरिंग्स। ठीक, तो देखो हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। ठीक, तो बेटा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स हम किसको कह रहे हैं कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। ठीक, एक कॉमन मार्ग है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कॉमन पैसेज है। ठीक, एक सामान्य मार्ग है कहना चाहिए किसका, हमारे श्वसन तंत्र का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। ठीक, कौन, फेरिंग्स। अब बेटा फेरिंग्स जो होता है, तो फेरिंग्स हमारे बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो बेटा फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बेटा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, कॉमन पैसेज है। ठीक, कौन, फेरिंग्स। तो बेटा ये कॉमन पैसेज है। अब दूसरी बात कि फेरिंग्स की पोजीशन क्या है, तो फेरिंग्स कहां प्रेजेंट है बेटा, फेरिंग्स प्रेजेंट बिटवीन बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस। ये कहां प्रेजेंट है बेटा, बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में। ठीक, तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज अ ठीक, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब। ये क्या है बेटा, एक मस्कुलर ट्यूब है, कौन, फेरिंग्स। तो देखो फेरिंग्स एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और स्वतन तंत्र की एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन मार्ग है। ठीक, दोनों वहीं खुल रहे हैं। फेरिंग्स हमारे बक्कल कैविटी यानी कि हमारी मुख गुहा और ईसोफेगस को हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ग्रास नली। तो ग्रास नली और मुख गुहा के बीच में उपस्थित एक मस्कुलर ट्यूब होती है। ठीक, अब जो फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, तो बेटा जो फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा, 3 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होंगे इसके, फर्स्ट पार्ट है नासोफेरिंग्स। ठीक, सेकंड पार्ट है बेटा ओरोफेरिंग्स। ठीक, थर्ड पार्ट है
लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, ये तीन पार्ट है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक, ये फेरिंग्स के तीन पार्ट है। देखो बेटा, फेरिंग्स को अगर हम ड्रॉ करके देखें कि इसका कहां पे ये तीनों पार्ट होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये बेटा, हम अगर फेरिंग्स को ड्रॉ करें तो देखो तीनों पार्ट को हम क्लियरली यहां देख सकते हैं। ठीक, किसके? फेरिंग्स के। ठीक है, अब बेटा यहां पे ये फेरिंग्स के तीनों पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। बस एक मिनट बेटा, ये ड्रॉ हो गया हमारा फेरिंग्स। देखो बेटा, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें ये जो पार्ट है बेटा, ये ऊपर वाला है। ये देखो, ये जिसमें मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ये जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे नासोफेरिंग्स। बेटा ये हो गया नासोफेरिंग्स। ठीक, ये पार्ट हो गया नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स से बेटा ये हमारा नेजल पैसेज जा रहा है। ठीक, तो नासोफेरिंग्स, ये वाला जो भाग होगा बेटा, यहां पे ये देखो, ये जो पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, ये वाला। अब ये वाला जो भाग है, ये देखो, इसको हम कह सकते हैं ओरोफेरिंग्स। ये ओरोफेरिंग्स हो गया। ये ओरोफेरिंग्स हो गया। अब बेटा तीसरा पार्ट जो है, ये हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर दिख रहा है आपको? तीन पार्ट हो गए। अब बेटा यहां पे कुछ, ये जो लैरिंगोफेरिंग्स है, इस भाग में यहां पे कुछ ओपनिंग्स होगी। क्या होगी? ओपनिंग होगी। ये ठीक, तो एक ओपनिंग यहां पे है ट्रेकिया की तरफ, इसको कहते हैं ग्लॉटिस। ये ओपनिंग क्या कहलाएगी बेटा? ग्लॉटिस। ठीक, ये दूसरी ओपनिंग है यहां पे, इसको हम कह रहे हैं गुलेट। ठीक, ये क्या है बेटा? ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ये है ईसोफेगस। ठीक, और ये कौन सी ट्यूब है बेटा? ये वाली, ये जो ट्यूब है ये है ट्रेकिया। ये क्या है बेटा? ट्रेकिया। तो देखो क्लियर है सारे पार्ट्स। तो देखो, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जो मुंह की तरफ से ऐसा जा रहा है बेटा। ठीक,
ये यहां से फूड को अगर हम इनगल्फ, ठीक, कि यहां से कोई फूड सब्सटेंस हमने लिया, ठीक, तो वो कहां से जाएगा बेटा, ठीक, ये ठीक, ये हमारा ओरोफेरिंग्स है, ठीक, ये नासोफेरिंग्स, और ये वाला भाग कौन सा हो गया बेटा, ये वाला हो गया आपका लेरिंगोफेरिंग्स, ये वाला पार्ट हो गया कौन सा, लेरिंगोफेरिंग्स। अब देखो इनको समझते हैं। नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स बेटा फेरिंग्स का एंटेरियर पार्ट है, अग्रभाग है, ठीक, तो ये एंटेरियर एंड अपर पार्ट होता है, एंटेरियर एंड अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, कि ये फेरिंग्स का अग्र और ऊपर वाला भाग होता है जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है, जो श्वसन से संबंधित होता है। इस पार्ट में बेटा यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग पाई जाती है। यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग कैसे, कि हमारे मध्य कर्ण से, हमारे जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर से एक ट्यूब फेरिंग्स में आके खुलती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे मध्य कर्ण से जो ट्यूब है वो कहां आके ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। तो यहां पे बेटा एक ट्यूब होगी, यहां पे एक ट्यूब होगी, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या कहेंगे बेटा, यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब जो क्या करती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक। तो बेटा अब देखो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें, कि मैं आपको बता रहा था कि फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा, फर्स्ट पार्ट था नासोफेरिंग्स, नासोफेरिंग्स है। तो नासोफेरिंग्स जो है ये कौन सा पार्ट है बेटा, एंटेरियर एंड अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, एंटेरियर एंड अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये बेटा अग्रभाग और ऊपर वाला भाग है किसका, फेरिंग्स का, ठीक। अब ये किससे रिलेटेड होता है, कि ओरोफेरिंग्स, ठीक, रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन, ये बेटा रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, कौन सा, ओरोफेरिंग्स, ठीक। यहां पे किसकी ओपनिंग पाई जाती है, यूस्टेचियन ट्यूब की, ठीक। तो ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स कंटेन, ठीक, कंटेन यूस्टेचियन ओपनिंग, ठीक, ये यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग को कंटेन करता है। देखो बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको ये नोट्स बनाओ इसकी, ठीक। हिंदी मीडियम वाले हो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, यहाँ पे ओरली आपको मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में, लेकिन आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूं, ठीक। कि मैंने कहा कि ओरोफेरिंग्स कंटेन करता है किसको, यूस्टेचियन ट्यूब को, ठीक, कि ये इसमें एक यूस्टेचियन ट्यूब पाई जाती है, यानी कि उसकी ओपनिंग पाई जाती है किसकी, यूस्टेचियन ट्यूब की, ठीक है। ये हमारे श्वसन से संबंधित होता है, ये हमारा अग्र और ऊपर वाला भाग होता है, कौन, नासोफेरिंग्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको फेरिंग्स का डायग्राम ड्रॉ करके बताया था बेटा, ठीक। ये वाला जो भाग है फेरिंग्स का, ये देखो ये वाला, ठीक,
ये कौन सा पार्ट था बेटा हमारा, ये वाला जो भाग था ये था नासोफेरिंग्स। ठीक, यहां से अगर हम ओरोफेरिंग्स को अलग करें तो ये देखो ये मुंह से आया है, ये वाला भाग। ठीक, ये वाला फेरिंग्स का ये वाला भाग क्या कहलाएगा बेटा, आप ओरोफेरिंग्स। ठीक, ये मुंह की तरफ से आ रहा है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ओरोफेरिंग्स। ठीक, तो बेटा अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें, कौन सा, ओरोफेरिंग्स। ठीक, दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स। दूसरा पार्ट है बेटा ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स की पोजीशन क्या है, ओरोफेरिंग्स हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, कठोर तालु, उसके नीचे और बकल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक, ये देखिए आप कि पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो देखो ये बेटा हमारा हार्ड पैलेट है, ये वाला भाग, ये क्या है बेटा, हार्ड पैलेट, ये है हार्ड पैलेट, कठोर तालु कहते हैं। और ये है हमारी बकल कैविटी, तो बकल कैविटी के पीछे और हार्ड पैलेट के नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, ओरोफेरिंग्स। ठीक, तो ये कहां प्रेजेंट है कि बिलो हार्ड पैलेट। ठीक, ये हार्ड पैलेट के नीचे पाई जाती है। ठीक, एंड किसके पीछे बेटा, बिहाइंड बक्कल कैविटी। ठीक, ये बक्कल कैविटी के पीछे और हार्ड पैलेट के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक, ठीक, कि ये उसके नीचे प्रेजेंट होती है। और ये किससे रिलेटेड होती है बेटा, डिग्लूटिनेशन ऑफ फूड, कि ये भोजन को निगलने में मदद करती है। ठीक, तो ये एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक, तो रिलेटेड विथ डाइजेशन, कि ये डाइजेशन से रिलेटेड है ये वाला पार्ट। ठीक, हाँ, अब बेटा तीसरा पार्ट आता है इसमें, इसमें तीसरा पार्ट है लेरिंगोफेरिंग्स। कौन सा फेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक, तो लेरिंगोफेरिंग्स जो है बेटा, तो ये फेरिंग्स का पोस्टेरियर पार्ट है, पश्च भाग है। ठीक, ये फेरिंग्स का पोस्टेरियर पार्ट है और इस पार्ट में डिफरेंट टाइप की ओपनिंग पाई जाती है। ठीक, तो ये है पोस्टेरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का पोस्टेरियर पार्ट है, पश्च भाग है। ठीक, एंड कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग। इसमें बेटा विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, ओपनिंग पाई जाती है। तो ये फेरिंग्स का पश्च भाग है, इसमें डिफरेंट टाइप की क्या पाई जाती है, ओपनिंग्स। तो बेटा कौन कौन सी ओपनिंग पाई जाती है, ये ओपनिंग देखो, इसमें वन पेयर ओपनिंग
ऑफ इंटरनल नरिस, ठीक, कि हमारे नेजल पैसेज के लिए, नाक की तरफ के लिए एक जोड़ा क्या पाई जाती है यहां पे, ओपनिंग, ठीक। फिर बेटा ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ठीक। ईसोफेगस के लिए एक ओपनिंग पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुलेट, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, गुलेट, ठीक। फिर इसमें पाई जाती है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के लिए एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लॉटिस, जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा, ग्लॉटिस। और ये किसके द्वारा संरक्षित होती है, एंड गार्डेड, गार्डेड बाय इपीग्लॉटिस, गार्डेड बाय इपीग्लॉटिस। तो देखो ये बेटा ओपनिंग है, ठीक। ये किसके लिए ओपनिंग है, ट्रेकिया के लिए। तो ये ट्रेकिया की ओपनिंग को मैंने क्या लिखा है, ग्लॉटिस, ठीक। फिर इधर से बेटा भोजन आया और ये भोजन गया कहां, ईसोफेगस में, यहां से आया भोजन और ये कहां गया, ईसोफेगस में। तो ये एक ओपनिंग है यहां पे, ठीक। इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, गुलेट, ठीक। इस ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, गुलेट, ये, ठीक। तो ये था हमारा फेरिंग्स, ठीक। अब बेटा फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, स्टमक पे, ठीक। फेरिंग्स के बाद क्या आता है बेटा, स्टमक, ठीक। तो फेरिंग्स के बाद अब बारी है स्टमक की। तो स्टमक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अमाशय, क्या कहते हैं, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं आज, अमाशय, ठीक। स्टमक, तो बेटा स्टमक जो होता है, तो स्टमक हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, यानी ये हमारे उदर गुहा के, ठीक, बाएं तरफ स्थित होता है, ठीक। तो बेटा ये कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का साइन बना रहा हूं मैं, प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। देखो बेटा आपने पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, हम पढ़ाते भी हैं साथ साथ में लिखते भी हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक। तो प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे उदर गुहा के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेटा ये एक एलिमेंट्री केनॉल का ब्रॉड पार्ट होता है, चौड़ा भाग होता है, ठीक। बेटा थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गई कैमरे की, 2 मिनट रुको, अभी आ जाएगा फटाफट, आ गया शायद, क्या होता है बैटरी का प्रॉब्लम है बेटा, ठीक, चार्ज। तो बेटा ये हमारे एलिमेंट्री केनॉल का क्या है, ब्रॉड पार्ट, ठीक। तो ये क्या है, ब्रॉड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनॉल, ये एलिमेंट्री केनॉल का एक चौड़ा भाग है, ठीक। देखो बेटा जो हमारा ये ईसोफेगस आया,
ये इसोफेगस आया, इसके बाद यहां पे स्टमक, ये चौड़ा भाग, ठीक, बेग लाइक स्ट्रक्चर। तो सबसे चौड़ा भाग एलिमेंट्री कैनाल का कौन है बेटा? स्टमक। तो ब्रॉड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसके अलावा जो स्टमक है, तो स्टमक एक लार्ज मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो बेटा स्टमक जो है, स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर, ठीक, बेग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, बेग लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये एम्प्टी कंडीशन में, एम्प्टी कंडीशन यानी कि जब ये खाली होता है तब ये अंग्रेजी के जे शेप का दिखाई देता है, ठीक। तो ये बेटा एम्प्टी कंडीशन में यानी कि खाली जब होगा तो ये कैसा दिखेगा आपको? जे शेप का, ठीक। तो बेटा इन एम्प्टी कंडीशन, ठीक, इन एम्प्टी कंडीशन, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, स्टमक आर जे शेप्ड, जे शेप्ड इन एम्प्टी कंडीशन। तो देखो बेटा ये खाली अवस्था में, ये खाली अवस्था में कैसा दिखेगा? अंग्रेजी के जे अक्षर जैसे, ठीक। तो बेटा स्टमक जो होता है कि देखो मैंने आपको स्टमक लिखा कि स्टमक हमारे उदर गुहा के या एब्डोमिनल कैविटी के बेटा कहां प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। ब्रॉड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। स्टमक इज अ लार्ज मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बड़े बेग के समान संरचना वाला होता है। स्टमक आर जे शेप्ड इन एम्प्टी कंडीशन, कि स्टमक जो है वो जे शेप्ड का दिखाई देता है कब बेटा? जब वो खाली होता है, ठीक। हाँ, अब देखो जो स्टमक है, स्टमक बेटा डिवाइड होते हैं डिफरेंट पार्ट में, ठीक। कौन कौन सा पार्ट होगा बेटा? कार्डिक स्टमक, फंडिक स्टमक, बॉडी और पाइलोरिक स्टमक, ठीक। तो बेटा स्टमक, स्टमक डिवाइडेड, स्टमक डिवाइड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ये बेटा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 4 पार्ट हैं स्टमक के? बेटा नंबर 1 कार्डिक स्टमक, नंबर 2 फंडिक, नंबर 3 बॉडी, और नंबर 4 है बेटा पाइलोरिक स्टमक, ठीक। ये 4 पार्ट है। तो देखो जो स्टमक है इसको अब ड्रा करके इसके हम चारों पार्ट देखते बेटा, ठीक, कि स्टमक के 4 पार्ट है मैंने कहा आपको, ठीक। तो देखो ये हमारा इसोफेगस आया, ये इसोफेगस आया, ठीक, ये इसोफेगस है बेटा। ये यहां एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर, ये, ठीक। ये एक मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ठीक। तो देखो इसमें कार्डिक स्टमक
कार्डिक स्टमक कहाँ है बेटा? ये वाला जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे? कार्डिक स्टमक। ठीक, ये कौन सा हो गया बेटा? कार्डिक स्टमक। थोड़ा पेन को पतला कर ले। ये क्या है बेटा? कार्डिक स्टमक। ये कार्डिक स्टमक हो गया बेटा। दूसरा देखो, ये भाग दिख रहा है आपको, ये उठा हुआ स्टमक का। ठीक, ये जो भाग है, ये जो उठा हुआ दिख रहा है आपको, इस पार्ट को हम कहते हैं फंडिक। ये क्या कहलाएगा बेटा? फंडिक। ये जो पूरा पार्ट है ये कहलाएगा बॉडी। ठीक, और बेटा इधर पे आ जाएगा क्या? पाइलोरिक स्टमक। ठीक, ये आ गया कौन सा पार्ट बेटा? पाइलोरिक स्टमक। तो बेटा ये चार पार्ट है किसके? स्टमक के। कार्डिक स्टमक, फंडिक स्टमक, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक, तो बेटा यहां पे अब स्टमक के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, जो स्टमक है, तो स्टमक पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड होता है। कल मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल पढ़ाई थी। तो बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल में मैंने आपको पढ़ाया कि जो स्टमक होता है, या जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनॉल होती है, उस एलिमेंट्री कैनॉल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन होती है? सिरोसा। और वो सिरोसा किससे बनी होती है? मैंने आपको पढ़ाया था विसरल पेरिटोनियम के द्वारा। तो बेटा पूरा का पूरा जो स्टमक है, ये विसरल पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड होता है। तो ये किससे कवर्ड हो गया बेटा? विसरल पेरिटोनियम। देखो इसके ऊपर एक कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? विसरल पेरिटोनियम। ठीक, तो बेटा विसरल पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड होती है। और जब इस विसरल पेरिटोनियम पे फैट टिश्यू और लिम्फाइड टिश्यू डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन से टिश्यू? फैट टिश्यू और लिम्फाइड टिश्यू। तो इसमें वक्रता आ जाती है, कर्वेचर आ जाता है, ये कर्व सेफ हो जाता है। ये देखो, ये वक्रता आ गई ऐसी, कर्वेचर। ठीक, तो बेटा जब पेरिटोनियम पे फैट टिश्यू और लिम्फाइड टिश्यू डिपॉजिट होते हैं, तो ऐसी पेरिटोनियम को हम ओमेंटम कहते हैं। फिर क्या कहेंगे इसको हम? ओमेंटम। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो पूरा स्टमक है, ये विसरल पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड होता है। ये बेटा विसरल पेरिटोनियम है। विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम द्वारा कवर्ड है। जब इस पे फैट टिश्यू और लिम्फाइड टिश्यू अगर डिपॉजिट होंगे, तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोल दोगे? फिर उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे बेटा ओमेंटम। जब ये फैट टिश्यू और लिम्फाइड टिश्यू को कंटेन करेगा। ठीक, तो जो स्टमक होता है, स्टमक के बेटा लेफ्ट साइड में, स्टमक के लेफ्ट साइड में ग्रेटर कर्वेचर पाया जाता है। ये देखो, ये अत्यधिक वक्रता पाई जाएगी। ये ये कर्व ले रहा है, तो ये इतना बड़ा कर्व है बेटा। तो ग्रेटर कर्वेचर क्यों आया इसमें स्टमक में? क्योंकि यहां पे लिम्फाइड टिश्यू और फैट टिश्यू लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट है। ठीक, तो यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर। ठीक, ज्यादा वक्रता दिख रही है, जबकि इसके राइट साइड में लेजर कर्वेचर है, कम वक्रता दिख रही है। ये देखो, ये क्या है बेटा? कम वक्रता ली हुई है। ठीक, तो ये कौन सा साइड है इसका? लेफ्ट साइड। अरे
चलो बिगड़ गया हमारा डायग्राम, ठीक, सुधार लेते हैं अभी फट से। ये इरेजर चल गया बेटा इस पे, कोई बात नहीं, घर की खेती है। ये देखो, ठीक, ये ये हमने कहा कि इसमें ग्रेटर कर्वेचर दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है, ग्रेटर कर्वेचर। ये क्या थी, विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग थी, ठीक। तो ग्रेटर कर्वेचर दिख रहा है, और इस साइड पे क्या दिख रहा है बेटा, लेजर कर्वेचर, कम वक्रता दिख रही है, ठीक। तो ये कौन सा साइड है, ये है बेटा राइट साइड, वो सॉरी लेफ्ट साइड, और ये कौन सा साइड है बेटा, ये वाला है राइट साइड। किसका, स्टमक का, ठीक। ये कौन सा स्टमक था, इसको हमने लिखा था पाइलोरिक स्टमक। ये कौन सा स्टमक था, पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। हाँ, अब देखो स्टमक में दो प्रकार की ओपनिंग पाई जाती है, स्टमक में दो प्रकार की क्या होती है, ओपनिंग होती है। एक होती है कार्डिक ओरिफाइस, और एक होती है पाइलोरिक ओरिफाइस। ये बेटा, ये ईसोफेगस यहां पे कहां खुल रहा है, स्टमक में, तो यहां पे जो ओपनिंग होगी इसको आप क्या बोलोगे, कार्डिक ओरिफाइस, और ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलोगे, पाइलोरिक ओरिफाइस, ठीक। तो ये बेटा कौन सी ओरिफाइस हो गई है, ये हो गई पाइलोरिक ओरिफाइस, ठीक, पाइलोरिक ओरिफाइस। और ये कौन सी ओरिफाइस हो गई बेटा, ये हो गई कार्डिक ओरिफाइस, ठीक, कार्डिक ओरिफाइस। तो ये था बेटा हमारे स्टमक का स्ट्रक्चर। अब इसमें कि जो स्टमक है, स्टमक की जो एपिथेलियल होती है, मैंने आपको कल पढ़ाया था 4 लेयर, ठीक। तो बेटा जब तक हिस्टोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक एलिमेंट्री कैनॉल के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, कल वाला, ठीक। तो देखो, आउटर लेयर थी सिरोसा जो विसरल पेरिटोनियम की बनी थी, बीच वाली लेयर जो थी वो थी मस्कुलर लेयर, मस्कुलेरिस कह रहे थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दो लेयर होती है मसल्स की, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, और इनर जो थी वो सर्कुलर मसल्स लेयर। फिर मैंने आपको बताया था कि जो स्टमक होता है उस स्टमक में एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर होती है, यानी यहां मसल की एक लेयर ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू यानी ऐसी तिरछी मसल्स, ठीक, आड़ी तिरछी मसल्स। क्यों, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टालसिस होता है। क्या पाया जाता है, पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन होता है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऑब्लिक्यू मसल्स होती है करके। फिर बेटा उसके बाद हमने पढ़ा था सब म्यूकोसल लेयर होती है, और अंत में होती है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यहां पे कौन सी लेयर होगी बेटा, म्यूकोसा होगी, ठीक। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ईसोफेगस में जो ये एपिथेलियल होती है, ईसोफेगस में ये एपिथेलियल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है, जबकि बाकी एलिमेंट्री कैनॉल में कॉलमनार एपिथेलियल की बनी होती है करके। तो यहां पे एपिथेलियल जो होगी वो कौन सी होगी बेटा, कॉलमनार एपिथेलियल, कौन सी, कॉलमनार, यानी कि स्तंभ के आकार की जो एपिथेलियल होगी वो इसको अंदर से कवर करके रखेगी, किसको, स्टमक को। कि स्टमक को अंदर से कौन ढाक रहा है बेटा, एक एपिथेलियल की लेयर, ये एपिथेलियल लेयर, कॉलमनार एपिथेलियल, ठीक। और ये कॉलमनार एपिथेलियल में असंख्य नंबर में, न्यूमेरस नंबर, कई संख्या में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक।
इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार की सेल होती है। एक होती है बेटा चीफ सेल, एक होता है पेराइटल सेल, एक होती है आपकी म्यूकस नेक सेल। ठीक, तो ये तीनों सेल अलग अलग सब्सटेंस सिक्रेट करती है। ठीक, तो देखो इसमें क्या पाई जाती है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसमें, स्टमक में। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगी, तो बेटा एपिथेलियल की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कि सपोज ये एपिथेलियल है, इस एपिथेलियल में ये देखो स्टमक को बेटा अंदर से कवर करने वाली लेयर है जो एपिथेलियल लेयर है। ठीक, ये एक, इसमें कई सेल होगी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वाली, जो किसका काम कर रही है बेटा, ग्लैंड की तरह। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रहा हूं, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड होती है वो, ये स्टमक की ग्लैंड हो गई। ठीक, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बन गई। देखो बेटा अपन पढ़ाते हैं, नेट का डायग्राम उठा के नहीं डालते, है ना। बाकी कोचिंग वाले पढ़ा रहे होंगे, नेट का डायग्राम बना बनाया मटेरियल सामने लाके रख देते हैं, उसी को पढ़ते हैं, वैसा अपना काम नहीं है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बनाने लायक बनो। आयता क्वेश्चन तो तुमको कोई भी बुक में मिल जाएगा, पर क्वेश्चन हल करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी थ्योरी स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो बेटा ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओपनिंग है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने आपको कहा कि 3 प्रकार की सेल होती है, एक चीफ सेल, एक ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। तो बेटा चीफ सेल जो होती है, ये पूरी एपिथेलियल की सरफेस पे पाई जाती है। तो सपोज ये मैं लिख दूं कि ये चीफ सेल है, चलो यहां पे बना देते हैं कुछ सेल। ये मान लो चीफ सेल हो गई, ये चीफ सेल हो गई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये कौन सी सेल है, चीफ सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, फिर दूसरी सेल होती है पेराइटल सेल, जो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के साइड वॉल पे पाई जाती है, ऐसी। ये इसकी साइड वॉल पे प्रेजेंट होगी, ये। तो बेटा इस सेल को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं पेराइटल सेल, या इसका दूसरा नाम है बेटा ऑक्जेंटिक सेल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ऑक्जेंटिक सेल। तो चीफ सेल या पेराइटल सेल। तीसरी सेल होती है म्यूकस नेक सेल। कौन सी सेल बेटा, म्यूकस नेक सेल, यहां पे बना दे रहे हैं। ठीक, एक सेल हो गई म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। तो देखो बेटा इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार की मेन सेल होती है, चीफ सेल, पेराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल। तो चीफ सेल का फंक्शन क्या है, चीफ सेल ये बेटा सिक्रेट करती है, ये क्या सिक्रेट कर रही है, ये सिक्रेट करती है 2 प्रकार के एंजाइम, पेप्सिनोजीन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजीन और प्रोरेनिन एंजाइम सिक्रेट कर रही है। पेप्सिनोजीन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोरेनिन क्या करता है बेटा, बच्चों में मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, ये हो गया इसका काम, किसका, चीफ सेल का।
हाँ, पेराइटल सेल, पेलाइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल ये सिक्रेट करती है, सिक्रेट HCl एंड कैसल्स फैक्टर। क्या सिक्रेट कर रही है बेटा? कैसल्स फैक्टर। तो HCl और कैसल्स फैक्टर, HCl क्या करता है कि स्टमक का जो पूरा मीडियम है उस मीडियम को एसिडिक कर देती है, और उस एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिनोजीन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है यानी एक्टिव होता है, और जो प्रोरेनिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। ठीक, तो ये प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में और पेप्सिनोजीन कन्वर्ट होगा किस में? पेप्सिन में। कब बेटा? जब HCl सिक्रेट होगा, HCl स्रावित होगा और स्टमक के अंदर का माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय। इसलिए स्टमक में अम्लीय माध्यम जरूरी होता है। तो कौन करेगा? ये। हाँ, अब मैंने यहां लिखा है कैसल्स फैक्टर, तो ये क्या करते हैं? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, ये क्या करेंगे? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब ये जो म्यूकस नेक सेल लिखा है बेटा, यहां पे 3 प्रकार की सेल होती है। वो 3 सेल कौन कौन सी है देखो आप। एक है डी सेल, एक होती है ECL सेल, और एक होती है G सेल। ठीक, 3 प्रकार की सेल है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के आधारी भाग में नीचे भाग में 3 प्रकार की और सेल होती है। एक होती है डी सेल यानी डेल्टा सेल, G सेल यानी गैस्ट्रिक सेल, ECL सेल यानी एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। देखो यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, डी सेल मींस क्या हो गया? डेल्टा सेल। ठीक, ECL मींस हो गया एंटीरो क्रोमाफिन लाइक सेल। ठीक, और G सेल मींस हो गया बेटा गैस्ट्रिक सेल। ठीक, ये 3 प्रकार की क्या है? सेल। 1 2 3, ये 3 प्रकार की सेल है। यहां तीनों सेल का काम क्या है देख लो। डी सेल सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये तीनों सेल क्या करेगी बेटा? हार्मोन्स बनाएगी। तो ये कौन सा हार्मोन्स बना रही है? ये बनाती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन बना रही है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स। ECL सेल, ECL जो है ये बनाएगी हिस्टामाइन, ठीक, और सीरोटोनाइन। ये बनाएगी कौन से? हिस्टामाइन और सीरोटोनाइन। अभी फंक्शन बता रहा हूं इनके क्या क्या है। हिस्टामाइन और सीरोटोनाइन। ठीक, और G सेल क्या सीक्रेट करेगी बेटा? गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक, तो देखो डी सेल के द्वारा जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनता है, ये हार्मोन्स गैस्ट्रिक जूस जब ज्यादा बनने लग जाता है तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को सप्रेस करती है, रोक देती है कि अब मत बनाओ, ज्यादा सिक्रेशन होने लग गया। ठीक, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट जब ज्यादा होता है तो ये उसको सप्रेस करती है, उसको दबा देती है। हिस्टामाइन और जो सीरोटोनाइन होते हैं, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो जाता है तो ये ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, फैला देते हैं। क्यों? ताकि भोजन का अवशोषण ज्यादा हो सके, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। ठीक, गैस्ट्रीन हार्मोन्स, ठीक, गैस्ट्रीन हार्मोन्स गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। खाने के पहले सूप इसलिए पिलाया जाता है ताकि आपका जो हार्मोन से गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट हो सके और आपको भूख का एहसास हो सके। ठीक,
तो ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या करता है, प्रमोट करेगा। ठीक, तो बेटा आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ आज, क्योंकि आज हमने 2 टॉपिक कवर किए यहाँ पे, क्या क्या, फेरिंग्स और स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, धन्यवाद।